नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे सिद्धांत की, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे लोकतंत्र का कह सकते हैं एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। इसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। चलिए समझते हैं इसे गहराई से। तो सवाल यह है कि भारतीय कानून का सबसे शक्तिशाली नियम कौन सा है जो रूल बुक में है ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सोचिए, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे संविधान की आत्मा की रक्षा करता है, लेकिन वो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ये नियम आया कहां से। देखिए, ये सिद्धांत कोई बना बनाया नियम नहीं था। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। मतलब इसे संविधान बनाने वालों ने नहीं लिखा, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों के जरिए समय के साथ इसे धीरे धीरे डेवलप किया है। और इस सिद्धांत के पीछे की कहानी एक बहुत बड़े टकराव की कहानी है। दशकों तक हमारे देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तरह का पावर स्ट्रगल चलता रहा। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि क्या पार्लियामेंट के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की अनलिमिटेड पावर है? मतलब क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है? ये पूरा का पूरा संघर्ष ना संविधान के दो आर्टिकल्स के बीच की खींचतान पर टिका था। एक तरफ है आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने की पावर देता है, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 13 जो कहता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता। तो बस सारा झगड़ा इसी बात पर था कि क्या संविधान में किया गया बदलाव यानी अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के तहत एक कानून माना जाएगा। और बस इसी एक सवाल ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर, मतलब एक संवैधानिक रस्साकशी शुरू कर दी। दोनों ही अपनी अपनी पावर की हदें टेस्ट कर रहे थे। चलिए इस पूरी कहानी के माइलस्टोन्स देखते हैं। शुरुआत हुई 1951 में शंकरी प्रसाद केस से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। मामला पार्लियामेंट के पक्ष में गया। फिर 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, फंडामेंटल राइट्स को छुआ नहीं जा सकता। अब पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया। 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाया गया ताकि कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके। और फिर 1973 में आया वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। केशवानंद भारती केस ये सिर्फ एक केस नहीं था, इसने भारतीय संविधान के इतिहास को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य का फैसला था। इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी सुनवाई पूरे 68 वर्किंग डेज तक चली, 68 दिन। ये आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई है। और फैसला वो तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक था। 13 जजों की बेंच थी और फैसला आया 7-6 से, मतलब एकदम कांटे की टक्कर। बस एक वोट के मार्जिन से ये ऐतिहासिक फैसला आया, और इसी फैसले ने जन्म दिया उस सिद्धांत को जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो आखिर क्या था यह सिद्धांत? देखिए, कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा, ठीक है, पार्लियामेंट के पास संविधान को बदलने की पावर है, लेकिन वो संविधान के बुनियादी ढांचे को, उसकी कोर आइडेंटिटी को, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। इसको ऐसे समझिए कि पार्लियामेंट घर की दीवारों का रंग बदल सकती है, नए कमरे बना सकती है, लेकिन वो घर की नींव को, उसके फाउंडेशन को नहीं हिला सकती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई अभी बाकी थी। इस नए सिद्धांत की असली परीक्षा तो अब होनी थी, और वो भी बहुत जल्द। इसे देखिए, 1975 में 39th अमेंडमेंट आया। इसने प्रधानमंत्री के चुनाव से जुड़े विवादों को अदालती जांच से बाहर करने की कोशिश की, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फिर आया 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जिसने पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देने की बात कही। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने इस हिस्से को भी रद्द कर दिया। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट का ये जो कथन है, वो इस सिद्धांत की नींव को और पक्का कर देता है। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि पार्लियामेंट अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। मतलब पार्लियामेंट संविधान की रचयिता नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी संरक्षक है, एक केयरटेकर। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो बुनियादी ढांचा है, इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि इसमें क्या क्या आता है। ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने फैसलों के जरिए बताता रहता है कि और क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब तक कोर्ट ने क्या क्या शामिल किया है इसमें? खैर, लिस्ट लंबी है। जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, देश का सेक्युलर कैरेक्टर, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम और आजाद और निष्पक्ष चुनाव। ये कुछ मिसालें हैं, और जैसा मैंने कहा, ये लिस्ट अभी भी बढ़ रही है। तो आज के दौर में इस सिद्धांत की क्या अहमियत है? देखिए, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1973 में था। ये सिद्धांत एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो संविधान को किसी भी एक सरकार की विचारधारा के हिसाब से पूरी तरह बदले जाने से बचाता है और हमारे लोकतंत्र को एक स्थिरता देता है। लेकिन हाँ, इस सिद्धांत को लेकर बहस भी खूब होती है। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं वो इसे लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं, एक ऐसा कवच जो तानाशाही को रोकता है। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि इस सिद्धांत के जरिए न्यायपालिका ने खुद को जरूरत से ज्यादा शक्ति दे दी है, एक ऐसी शक्ति जो शायद संविधान बनाने वालों ने कभी सोची भी नहीं थी, और ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं।
सोचिए, अगर यह सिद्धांत पार्लियामेंट की शक्ति पर एक लगाम है, तो फिर इस सिद्धांत को डिफाइन करने की कोर्ट की शक्ति पर कौन लगाम लगाएगा? ये शक्तियों के संतुलन का वो बड़ा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।